नमस्कार। भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है। इस देश का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। भारत की संस्कृति और सभ्यता पूरी दुनिया में महान रही है। जब संसार के अंदर लोग ऐसा कहते हैं कि जब आदिकाल देखते हैं तो लोग आदि मानव की तरह रहा करते थे, उस समय भी हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। वेद मंत्र हमारे यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालय के अंदर गुंजायमान रहा करते थे। इस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जितना बताएं वो मेरे हिसाब से कम होगा। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि हमारे यहाँ पर इतिहास को लिखने का काम रहा है, लेकिन हम इतिहास को लिखते समय हमने कभी अतिशयोक्तिपूर्ण इतिहास नहीं लिखा है। और इतिहास को लिखने की हमारे यहाँ पर परंपरा भी समृद्ध रही है। इसलिए सही अर्थों में अपने को जानना है, इस भारतवर्ष को जानना है तो भारत की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करना पड़ेगा। भारत के अतीत को जानना पड़ेगा। भारत का अतीत वैभवशाली, गौरवशाली और पूरे संसार में प्रेरणा लेने योग्य है। इसलिए इस देश के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। अपन वैदिक सभ्यता को देखते हैं तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋषियों का पाठ होता था, वेद मंत्र अपने यहाँ पर गुंजायमान होते थे और ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र भारतवर्ष माना जाता था। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था थी: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 प्रकार के आश्रम के अंदर हमारा जीवन चलता था। सबसे पहले बालक जब 5 वर्ष की अवस्था हुआ करती थी तो यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था, जिसको जनेऊ संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करने के उपरांत विद्यार्थी को गुरुकुल के अंदर भेजा जाता था। गुरुकुल पूर्ण रूप से राज्य आश्रित नहीं हुआ करते थे, स्वतंत्र होते थे और खुद अपना काम चलाते थे। तो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाया करते थे और उसमें सभी प्रकार की शिक्षाओं का अध्ययन किया जाता था और वो अपने आप में पूर्ण बन करके आता था, जिसको स्नातक कहते थे। आयुर्वेद भी जानता था, धनुर्वेद भी जानता था, 4 वेद 6 वेदांग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, धर्मशास्त्र और स्मृति और 18 पुराण, उपपुराण, स्मृति साहित्य, इतिहास, आयुर्वेद और तैराकी कला, सभी प्रकार की कलाओं में निपुण होकर के विद्यार्थी घर आता था। ये सब शिक्षा क्रिया आधारित हुआ करती थी, करके विद्यार्थी सीखते थे। अब तैरने की कला में विद्यार्थी को निपुण बनने के लिए तालाब में लेके जाते थे और तैरना उसको सिखाते थे। उसमें कोई सिद्धांतिक बातें नहीं होती थी कि क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, करके सीखने की विद्या हमारे यहाँ पर रही है। इसलिए सभी प्रकार की विद्या में विद्यार्थी निपुण होते थे। तो हमारे यहाँ पर उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर भी देखते हैं तो सभी
तीन प्रकार के वेदों की रचना हुई, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद को देखते हैं तो यजुर्वेद भी दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ से संबंधित विधि विधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद को अपने आप में संगीत से भरा हुआ है, संगीत शास्त्र का अध्ययन है, क्योंकि शिक्षा के अंदर हमारे जीवन के अंदर संगीत होना जरूरी है। साहित्य संगीत कला वीणा, साहित्य संगीत और कला ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। साहित्य के अंतर्गत हम सब जानते ही हैं, साहित्य भावो वा साहित्यम, सबका हित करने वाला साहित्य होता है। तो साहित्य और संगीत, संगीत के बिना तो जीवन अधूरा है। संगीत का ज्ञान अति आवश्यक है। संगीत से ही हम जीवन जीने की पद्धति को सीख सकते हैं। संगीत से ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए हम सबके जीवन में संगीत जरूरी है। संगीत नहीं होने के कारण ही आज अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां देखने को मिलती हैं और व्यक्ति न करणीय कार्य, यहाँ तक कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संगीत नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। तो सामवेद है वो संगीत है, और फिर अथर्ववेद है। अथर्ववेद है वो आयुर्वेद से संबंधित है, यंत्र मंत्र से संबंधित है, टोने टोटके से संबंधित है, ज्ञान विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार से इन सभी वेदों का अध्ययन हमारे जीवन में करना जरूरी है, इन सबको पढ़ने से, क्योंकि वेद जो है वो विज्ञान है। वेदों के अंदर सब विज्ञान है। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है, ये नहीं समझना है कि वेद जो है वो सिर्फ संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं और ये ब्राह्मणों की भाषा है, ये समझना नहीं है। अभी तो ये समझना है कि हम सब की भाषा है, पूरे संसार का कल्याण करने वाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यादि जो हमारे मूल मंत्र हैं वो सब वेदों के अंदर निहित हैं। इसलिए हम सब का दायित्व है कि वेदों को पढ़ें और अपने जीवन में उनका व्यवहार में लाएं, और वेदों से पढ़ने से ही हम ज्ञान विज्ञान को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान वो सब वेदों के अंदर ही विद्यमान है। ज्ञान का खजाना है वो वेद है, और वेदों का अध्ययन करने से हमको सब जानकारी प्राप्त हो सकती है। वेदों के अंदर अनेक प्रकार की भाष्य लिखे हुए हैं। ऋषि दयानंद जी ने भी भाष्य लिखा है, महिधर जी ने भी भाष्य लिखा है, सायण जी ने भी भाष्य लिखा है। इसलिए उन सभी भाष्यों का अध्ययन करके और समझ करके फिर हम उस ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा फायदा ज्ञान विज्ञान का हमारे यहाँ पर विदेशी लोगों ने प्राप्त किया। कहते हैं ना, घर का जोगी जोग ना आन गाँव बारिश का सिद्ध, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए हमारे यहाँ पर जो आक्रमण हुए हैं वो धन के लिए तो कम हुए, लेकिन ज्ञान के लिए ज्यादातर आक्रमण हुए। चीनी यात्री जितने भी आए थे, भले अभिन संघ हो, इत सिंह हो, इसके अलावा भैयान है, इत्यादि जो यात्री आए थे, उन्होंने ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को प्राप्त किया और प्राप्त करके अपने देश के अंदर चले, और सब ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आज पूरी दुनिया में आविष्कार हो रहे हैं और हम सब उसका अनुकरण कर रहे हैं। मेड इन जापान, मेड इन चीन, मेड इन अमेरिका। इसलिए उन लोगों ने ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके, वेद के मूल रहस्य को प्राप्त करके, आविष्कार करके हम सब के सामने प्रस्तुत कर दिया, और हम सब लोग यह वस्तु विलायती है ऐसा करके गौरव की अनुभूति करते हैं। तो ये गौरव की अनुभूति करने की आवश्यकता नहीं है, मेड इन इंडिया करके गौरव की अनुभूति कीजिएगा। इसलिए ये सब आविष्कार है उन्होंने किए और हमारे ज्ञान विज्ञान के माध्यम से किए। इसलिए मेरा सभी संसार के और भारतवासियों से नम्र निवेदन है कि जरूर वेदों के अंदर जो रहस्य है उसको प्राप्त करें, उस ज्ञान को प्राप्त करें, और ज्ञान को प्राप्त करके उसका अनुसंधान करें, उसकी खोज करें, और इसके द्वारा प्रयोगशाला के माध्यम से
सिद्ध करके पूरी दुनिया को बताए, ताकि हम ये कह सकें कि वेद जो है वो विज्ञान से निपुण है, वेदों के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ज्ञान निहित है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के अंदर मेरा देश, हम सब का भारतवर्ष सबसे आगे था। हम सब लोग यही पढ़ते हैं कि यह देश सोने की चिड़िया थी, इस देश के अंदर घी और दूध की नदियां बहती थी। तो ये वास्तव में सत्य है, सोने की चिड़िया थी। विदेशी लोगों का ध्यान हमारे देश की ओर आकर्षित होता था, क्योंकि हम सब लोग, हमारे जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम धर्म के लिए जीते हैं, हम अर्थ के लिए, लेकिन जीविका उपार्जन के लिए हमने अर्थ को महत्व दिया है। अर्थ को महत्व हमारे जीविका उपार्जन के लिए है। धर्म, अर्थ, काम सृष्टि की रचना करने के लिए काम, और मोक्ष, इसके उपरांत हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ, 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था, और इन सब से हमारा जीवन एक संपूर्ण जीवन बनता था। इसलिए हम सब ये पढ़ते हैं कि इस देश का इतिहास वैभवशाली रहा है, गौरवशाली रहा है। तो इस देश के इतिहास को पढ़ना अत्यंत ही जरूरी है। इतिहास को समझेंगे तो हमको आभास होगा, गौरव की अनुभूति होगी, क्योंकि जब इतिहास को भूल जाएंगे तो व्यक्ति अपने गौरव की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता है। शेर का बच्चा होता है और वो मान लो यदि बकरी के साथ में, बकरी के बच्चों के साथ में, भेड़ के साथ में यदि छोटा सा बच्चा रख दिया जाता है और उसके साथ में बाड़े के अंदर ही बकरियों के और भेड़ के साथ में यदि बड़ा होता है तो वो छलांग मारना नहीं सीखता है। क्यों? क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जैसा देखेगा वैसा ही अनुकरण करेगा। इसलिए शेर को अपनी पहचान कराने के लिए जंगल में लेके जाएंगे, तब उसको आभास होगा कि वास्तव में शेर है। तो अपने को भी यही समझने की जरूरत है कि हमारा इतिहास जानेंगे तो हमको आभास होगा। अब हमारे इतिहास को समझने के लिए हमारे लेखक भी खूब सारे हुए हैं। अपने यहाँ पर इतिहास से संबंधित अनेक प्रकार की पुस्तकें संस्कृत के अंदर भी मिलती हैं। कल्लण का इतिहास, विक्रमांक देवचरितम, राजतरंगिणी, बिल्लण और कल्लण, विक्रमांक देवचरितम, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। इसके अलावा अनेक प्रकार की हमारे यहाँ पर इतिहास की पुस्तकें भारतीय लेखकों के द्वारा लिखी हुई है, तो जरूर उसको पढ़ने की जरूरत है। हीराचंद जी ने भी लिखा, जगदीश सिंह जी ने भी इतिहास के बारे में लेखन कार्य किया। इसके अलावा अनेक भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अच्छा वर्णन किया गया है इतिहास का। इसलिए इतिहास को जानेंगे, समझेंगे तो अपने को गौरव की अनुभूति होगी, क्योंकि इतिहास को भी कई लोगों ने, बाहर के जो विदेशी लेखक थे, उन्होंने इतिहास को तोड़ा भी है और मरोड़ा भी है। ज्यादातर कर्नल जेम्स टॉड का इतिहास लोग पढ़ते हैं, उन्होंने भी लिखा है तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, क्योंकि वो बाहर के अंग्रेजी लेखक थे, बाहर के लेखक थे, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता और यहाँ की परंपराओं के बारे में नहीं पूर्ण रूप से नहीं जानते थे। इसलिए उनको पढ़ने से कोई जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ जान लेंगे। इसलिए स्वर्णिम इतिहास भारतवर्ष का रहा है। इसलिए उस इतिहास के अंदर घी और दूध की नदियां बहने वाला राष्ट्र था। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर विदेशी लोगों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होता था, क्योंकि पूरी दुनिया में स्वर्ण सटका के नाम से लोग संबोधित करते थे। इसलिए पूरी दुनिया लालायित रहती थी कि आखिर भारतवर्ष क्या है। इसलिए इस देश के अंदर अनेक प्रकार के आक्रमण हुए, कई प्रकार के कई व्यक्तियों ने यहाँ पर आक्रमण किए। फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज भी आए, शक भी आए, हूण भी आए। इन सब लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और कई लोग इसके अंदर मिल गए और उनसे मिल करके अपने यहाँ पर ही रहने लगे। लेकिन कुछ जैसे अपन इतिहास में पढ़ते हैं अंग्रेज, तो अंग्रेजों के द्वारा जो परिवर्तन है वो इतिहास के अंदर और सभी जगह भारतवर्ष के अंदर आमूल परिवर्तन किया है इन्होंने। तो अपने को इतिहास
समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है और अपने गौरव को अनुभव करने की जरूरत है। और ये करेंगे तो फिर आगे भी, क्योंकि इतिहास के अंदर अपन प्रेरणा ले सकते हैं कि आगे क्या हुआ है, उसके आधार पर अपन अपने जीवन के अंदर रास्ता है वो बना सकते हैं और उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। अब ज्ञान विज्ञान के अंदर भी कहते हैं कि यह विश्व गुरु था, तो यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी इत्यादि विश्वविद्यालय भी हुआ करते थे। लगभग 10,000 की संख्याओं में पूरे संसार के लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। और इसलिए कहा गया है कि एतत् देश प्रस्तुत से सक्का साधक जन्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षयेन पृथ्व्याम सर्वमानवः। यहाँ पर चरित्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वही होती है जो मोक्ष प्रदान करने वाली हो, जिससे मुक्ति मिलती हो, व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों से मुक्त होता हो, वही विद्या है। लेकिन आजकल विद्या का हेतु बदल गया है। आजकल लोग अर्थोपार्जन करने के लिए विद्या को प्राप्त करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति किसमें हो, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करें, इस प्रकार की नौकरी प्राप्त करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति की जा सके। लेकिन ये हमारा हेतु धन सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए ही होता था, इसलिए सेवा के लिए अपने यहाँ पर लोग काम करते थे। तो सभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। लगभग 10,000 की संख्याओं में विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आचार्य भी थे जो पढ़ाया करते थे। अलग अलग संकाय बने हुए थे। वेद विभाग था, ज्योतिष का विभाग था, वेद का था, धर्मशास्त्र का था, पुराण का था, स्मृति का था, इतिहास का था, साहित्य का था, संगीत और कला इत्यादि सभी प्रकार के संकाय यहाँ पर विद्यमान थे। सभी प्रकार की विद्याएं यहाँ पर प्रदान की जाती थी। और इसके बाद फिर इतिहास के अंदर कई सारी बातें हैं जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और समृद्धि के अंदर देखते हैं, हमारा समृद्ध इतिहास रहा है। हम समृद्धि में सबसे आगे थे पूरी दुनिया के अंदर। सब दुनिया के लोग हमारा अनुकरण करते थे और हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उसका आधार हमारी संस्कृति थी। हमारी संस्कृति में बताया है वसुधैव कुटुंबकम, हमारी संस्कृति में बताया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और हमारी संस्कृति के अंदर ही ये सब बताया गया है जिसमें पुराणी मात्र का पूरे संसार के लोगों का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, इस प्रकार की कल्पना है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता में की गई है। अब संस्कृति का आधार है वो संस्कृत है। संस्कृत है वो भारत की संस्कृति का आधार नहीं, अभी तो पूरी दुनिया की संस्कृति का आधार है। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, प्राचीनतम। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध, परिष्कृत। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में अण प्रत्यय लगने से संस्कृत बनता है, जिसका मतलब होता है सभी ओर से परिष्कृत की हुई। यह संस्कृत भाषा अपने आप में मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि उसका इतिहास है पूरा का पूरा, उसका प्रकृति प्रत्यय है। जिस प्रकार से गणित के अंदर कोई सवाल इति सिद्धम करके हल होता है, उसी प्रकार संस्कृत में एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक प्रातिपदिक शब्द जो है उसकी पूरी की पूरी व्युत्पत्ति है कि कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस प्रकार से बन करके किस प्रकार से ये बनता है, उसका पूरा विज्ञान है अपने आप में। इसलिए संस्कृत पूरे संसार की वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। संस्कृत साहित्य बहुत समृद्ध है। संस्कृत साहित्य ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है। वेद, वेदांग, उपवेद, धर्मशास्त्र, स्मृतियां, अनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सूत्र साहित्य, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र इत्यादि, महाभारत, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाट्यकाव्य, संपूकाव्य इत्यादि कई प्रकार की विधाओं से अपने यहाँ पर संस्कृत साहित्य समृद्ध रहा है। इसलिए जरूर अपने जीवन में जब भी समय मिलता है तो संस्कृत साहित्य का
जरूर अध्ययन करेंगे। कथा साहित्य तो नीतियों से भरा पड़ा है। नैतिक जानकारी जरूरी है। आजकल लोगों के पास में पैसा तो है, लेकिन चरित्र निर्माण से संबंधित कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अपने यहाँ पर कहा जाता है वित्तम यातिस, ठीक है ना। धन तो आता है और जाता है, और चरित्र एक बार नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। धन को तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चरित्र को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने यहाँ पर चरित्र निर्माण के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता था। चरित्र निर्माण जो है हमारा उज्जवल पक्ष हुआ करता था। चरित्र के बल पर ही हमने पूरे संसार का नेतृत्व किया है हमारे पूर्वजों ने। और समृद्धि के बारे में देखते हैं तो अपने यहाँ पर समृद्धि में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। शिलालेख पढ़ सकते हैं, अशोक के शिलालेख पढ़ सकते हैं, रुद्रदामन के शिलालेख पढ़ सकते हैं, हर्षवर्धन इत्यादि के शिलालेख पढ़ सकते हैं, ताम्रपत्र पढ़ सकते हैं, भोजपत्र पढ़ सकते हैं, पांडुलिपियां पढ़ सकते हैं, जिसमें खूब सारे राजाओं का वर्णन किया गया है। जो चक्रवर्ती सम्राट थे, समुद्र से समुद्र पर्यंत वेदिनी के मालिक थे, पूरे संसार का नेतृत्व करते थे। और समुद्र से समुद्र पर्यंत चक्रवर्ती सम्राट जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, वाजपेयी यज्ञ करते थे। यज्ञ हमारी संस्कृति का आधार रहा है। यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हुआ करते थे, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है कि यज्ञ करेंगे तो देवी देवताओं को भोजन मिलेगा। घी डालेंगे आग के अंदर, उसकी आहुति देंगे, गाय का घी उसकी आहुति अग्नि में देंगे तो आहुति से पर्यावरण शुद्ध होगा। पर्यावरण शुद्ध होगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो धरती हरी भरी रहेगी, सस्य श्यामला धरती होगी। और भारत की अर्थव्यवस्था का आधार तो खेती रही है। और जब खेत खलिहान फल फूले हुए रहेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण राष्ट्र होगा, तो सभी ओर से समृद्धि ही समृद्धि होगी। इसलिए इन सब के बारे में जानना अपने को बहुत जरूरी है। और समृद्धि के अंदर देखते हैं तो हमारे यहाँ पर कई प्रकार के आक्रमण हुए हैं लुटेराओं के द्वारा, और लूट करके ले चले गए, ठीक है ना। अपने यहाँ पर मयूर सिंहासन था, वो भी चला गया। कोहिनूर का हीरा है, वो भी चला गया। टीपू सुल्तान की तलवार है, वो भी चली गई। और ज्ञान विज्ञान का खजाना भी है, वो भी लोग ले गए। और अपने यहाँ पर फिर भी ये देश समृद्ध है, फिर भी इस राष्ट्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस राष्ट्र की समृद्धि के बारे में पढ़ेंगे तो जरूर हमें ये आभास होगा, गौरवान्वित होंगे। अतीत को जानेंगे, समझेंगे तो हमें गौरव की अनुभूति होगी। अब अपन ने समृद्धि के बारे में, अब 1947 के पहले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर जब अखंड भारत था, हम सब जानते हैं कि यह भारत भूमि सबसे पुरातन है। और अपने यहाँ पर भारत भूमि का वर्णन किया गया है। उत्तरम यंत्र समुद्र से हिमाद्रेशी दक्षिणम रसम तद भारतम नाम भारतीय यंत्र संतति। उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है वो भारत है, और उसके अंदर रहने वाले सब भारतीय कहलाते हैं। फिर इसका वर्णन करते हुए और कवि कहते हैं, गायन की देवा अखिल गीत गाने नंद्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत की धरती में पैदा होना तो बहुत कठिन है। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्यास्तत्र दुर्लभः, कवित्वम दुर्लभम लोके शक्तिस्तत्र दुर्लभः। पहले तो मनुष्यत्व होना ही दुर्लभ है। मनुष्य होने के बाद मनुष्यत्व दुर्लभ है, मानवता दुर्लभ है। मनुष्य कहलाना दुर्लभ है, मनुष्य बनना दुर्लभ है, फिर मानवता दुर्लभ है, फिर कवि बनना दुर्लभ है। कवि बनने के लिए शक्ति को प्राप्त करना वो उससे भी दुर्लभ है। ये सब दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसलिए देवता भी गीत गाते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। और हम धन्य हैं जो इस देश के अंदर, क्योंकि ये भारत है वो पुण्य भूमि है। ये भारत पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, दान भूमि है। इसलिए इस देश के अंदर हम लोग सब पैदा हुए हैं, गौरव की अनुभूति है। गौरव होना चाहिए हम सब लोगों को। फिर और 1947 के पहले की समृद्धि के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है वो बहुत बड़ा था। इस देश के लगभग 7 टुकड़े भी हुए, और ये सब अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में 190 वर्षों के इतिहास में ही 7 टुकड़े हो गए भारतवर्ष के।
1947 के पहले भी ये समृद्ध था, अपने यहाँ पर चांदी के सिक्के चलते थे। उस समय 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। और अपने यहाँ पर कहावत भी है, पुराने लोग भी कहते हैं कि 1 रुपया तो गाड़ा रे पीड़ा रे रतन नोटों में, रुपयो गाड़ा रे पीड़ा रे। कहने का मतलब यही है कि 1 रुपये में एक बैलगाड़ी का पहिया आता है। आज आपको पता ही होगा कि बैलगाड़ी के पहिए में, एक पहिए के कितने रुपए लगते हैं, लेकिन उस समय ये मिलता था। अब हम देख सकते हैं 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। आप देख सकते हैं कि 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर कितने रुपए हो गए। तो ये समृद्धि रही है। और ढाका के मलमल के बारे में भी पढ़ते हैं कि ढाका की मलमल इस प्रकार की थी कि पूरी दुनिया में उसकी मांग थी। हमारे यहाँ पर हीरे मोती जवाहरात इत्यादि मिलते थे और इसका निर्यात पूरी दुनिया में होता है। हम कहते हैं सोने की चिड़िया था। कैसे था? सोने की चिड़िया इसलिए था कि हमारा व्यापार सभी जगह होता था, जल मार्ग के द्वारा, जहाजों के माध्यम से। और हमारे यहाँ पर हीरे मोती जवाहरात इत्यादि होते थे और हस्तशिल्प होता था, लघु कुटीर उद्योग होते थे, जिसमें हमारी समृद्धि थी। हमारे कारीगर बड़े निष्णात हुआ करते थे। कारीगरों के शिल्प कला के अंदर हमारे यहाँ पर कारीगरों का बहुत बड़ा योगदान है। गढ़ और किलों को देखिए, पुलों को देखिए, मूर्ति कलाओं को देखिए, शिल्प कलाओं को देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखिए, उसकी नक्काशियों को देखिए, उनकी कलाकृतियों को देखिए। ये सब कलाकार हुआ करते थे, ये सिर्फ शिल्पकार होते थे। और ये शिल्पकारों की कलाकृति है वो अपने आप में कितनी अनूठी और अनुपम और अद्वितीय है, जिसके बारे में देखेंगे तो देखते देखते रह जाएंगे। अब ढाका की मलमल का भी वर्णन आता है कि ढाका की मलमल है वो अंगूठी में से पूरा थान निकलता था। एक अंगूठी चांदी की या सोने की बनी हुई जो अंगुली में पहनी जाती है, उनमें से ढाका की जो मलमल बनती थी उसके माध्यम से कपड़ा, मलमल का कपड़ा, उसमें से पूरा थान निकलता था। ये कारीगर अपने हाथों से बनाया करते थे। इतनी शिल्प कला की अनूठी समृद्ध परंपरा हमारे यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यदि भारतवर्ष के बारे में गांवों को देखते हैं, क्योंकि भारत गांवों का देश है, इसलिए शिल्प कला के बारे में देखते हैं तो गांवों के अंदर भी सब प्रकार की शिल्प कला में निपुण थे। सब लोग अपना अपना काम करते थे और सब एक दूसरे के पूरक थे। वस्तु विनिमय हुआ करती थी, पैसों की लेन देन बहुत कम थी। रुपयों का आविष्कार भी बाद में हुआ है। सबसे पहले तो गाय व्यापार का माध्यम हुआ करती थी। गोधन, गायों के बदले में व्यापार हुआ करता था। गाय ये धन होती थी, ये इकाई होती थी, ये रुपए होते थे। इसके बाद वस्तु का विनिमय भी अपने यहाँ पर होता रहा। दर्जी है, सिलाई करेगा तो उसके बदले में, क्योंकि हमको भोजन की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, बाजरे की जरूरत है, गेहूं की जरूरत है, किसानों की सिलाई करते थे तो किसान लोग बदले में माल डालते थे। सुतार है, दर्जी है, कुम्हार है, लोहार है, ये सब शिल्पकार थे और ये सब अपना काम करते थे और उसके बदले में वस्तु विनिमय, बाजरे का आदान प्रदान होता था, जिसे उदरपूर्ति भी हो जाती है। अब सब काम गांवों में ही होते थे, बाहर से कोई वस्तु लाने की जरूरत नहीं थी। इतने हम आत्मनिर्भर थे, भारत इतना आत्मनिर्भर था। ये तो ठीक है, अंग्रेजों के आने के बाद हमारी आत्मनिर्भरता खत्म हो गई, क्योंकि हमारी कलाकृति खत्म कर दी, हमारी शिल्पकारी खत्म कर दी, हमारी कारीगरी प्रथा खत्म कर दी। हमारे कारीगरों के साथ क्या क्या हुआ जो हम लोग पढ़ सकते हैं। और हम सब हमारी कारीगरों को, कारीगरी और हमारी कलाओं को भूल गए, क्योंकि कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रोत्साहन तो क्या मिले, उसको दंड दिया जाता था। इसलिए धीरे धीरे हम कलाकारी के क्षेत्र में भी कारीगर लोग भी अपना कलाकृति को भूले और उन्होंने भुलाने का काम किया। इसलिए पुनः अपनी कलाकृति को जागृत करने की जरूरत है, संरक्षण देने की जरूरत है, ताकि पुनः हमारी संस्कृति और सभ्यता के अंदर कारीगरी करता जो है उनका बड़ा योगदान होने से पुनः समृद्धि को भी हम लोग प्राप्त हो सकते हैं।
गांवों में सब मिलता था, कपड़े भी गांवों में बनाए जाते थे, सड़कें भी होती थी और ऊन है, सूती वस्त्र इत्यादि भी बनाए जाते थे, साबुन वगैरह भी गांवों में बनते थे, कपड़े भी गांवों में बनते थे, मिट्टी के बर्तन भी गांवों में बनते थे, सिलाई भी गांवों में होती थी। सब काम वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था और सब वही होता है। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ मिट्टी का तेल है वो बाहर से लाना पड़ता है, इतनी समृद्धि थी हमारी। पूर्व वडेरे लोग ये कहते थे कि सिर्फ मिट्टी का तेल है वो गांव के अंदर नहीं मिलता था, केरोसिन जो दीपक जलाने के लिए काम में लिया जाता था, लाइट तो बहुत समय के बाद में आई है विद्युत, इसलिए मिट्टी का तेल कहते हैं कि बाहर से लाना पड़ता था, बाकी सब वस्तु गांवों के अंदर भी विद्यमान होती थी और सब वस्तु मिल जाया करती थी। ये एक समृद्धि का, ये एक स्वर्णिम भारत का एक प्रमाण है कि हम कितने आत्मनिर्भर थे। इसलिए इस आत्मनिर्भरता को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है, हम कलाकृति को पुनः जानने की जरूरत है और इस ज्ञान और विज्ञान को पुनः आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसलिए ज्ञान विज्ञान जब आगे हो जाएगा तो पुनः भारत विश्व गुरु भी बन सकता है। हम धीरे धीरे योग की तरफ लौट रहे हैं। योग दिवस भी घोषित हो गया 2014 के अंदर। क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर योग का मतलब है मन की, चित्त की वृत्तियों को रोकना, ये योग कहलाता है। इंद्रियां हैं वो बड़ी चंचल है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि, और बुद्धि शरीर रूपी रथ की सारथी हुआ करती है।